बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, कैंसर की अद्वियात के ऊपर बात करेंगे। एक तरफ तो जो है वो पंजाब हुकूमत मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात फराम कर रही है, जना अस्पताल का ये मामला है, और जो कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला जो मरीज़ हैं वो मुफ्त अद्वियात वहाँ से उनको फराम की जाती है। लेकिन दूसरी जानब इसी अस्पताल के अंदर एक ऐसा माफिया भी है जो कि कैंसर की स्मगल शुदा और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात जो है वो वहाँ पर फराम कर रहा है, और डॉक्टर की जानब से पर्ची लिख कर दी जाती है और वो दवाई जो है वो अस्पताल के अंदर मंगवा ली जाती है। क्या वजह है? क्योंकि हमने तो हमेशा ये सुना है कि जो गैर रजिस्टर्ड और जो स्मगल शुदा अद्वियात हैं ये जो है वो स्पोरियस ड्रग में आती हैं और इनको अद्वियात नहीं समझा जाता। तो क्या फिर ये है ऐसा ही है कि जना अस्पताल में शॉपर के अंदर कोई मर्जी आपको जो मर्जी दे जाए, ना उसकी कोई स्लिप ना उसकी कोई इनवाइस, तो ये क्या धंधा है? इसके ऊपर लाहौर पूछता जो लाहौर रंग का प्रोग्राम है, इसकी टीम ने मुसलसल 6 माह तक इसके ऊपर जो है वो काम किया, उन लोगों को पकड़ा जो वहाँ पर अद्वियात फ्राहम कर रहे हैं, और ये कहाँ से अद्वियात लेके आते हैं, क्यों इनको कॉल की जाती है, क्यों ये दवाई जो है वो अस्पताल के अंदर जो है वो शॉपर में डालकर जो है वो फ़रोख्त की जाती है। क्या ये दवाई लाहौर के जना अस्पताल में कैंसर के मुब्तला मर्ज़ में मरीज़ों को मैसर नहीं है मुफ्त? तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर दवाई फ्राहम करते हैं, यहाँ पर एक धंधा करते हैं, गैर कानूनी धंधा करते हैं और मरीज़ों को ये अद्वियात देते हैं। एक इसके ऊपर हम एक वीडियो क्लिप आपको सुनाते हैं, ये सुनिएगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या फार्मासिस्ट हैं? क्या है यहाँ पे? डिस्पेंसरी खोली हुई आपने? नहीं सर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सर ऑफिस से आया हूँ दवाई देने के लिए। किसको? पेशेंट वगैरह हैं। कौन पेशेंट है? आप किस चीज़ की दवाई लेने हैं? कैंसर की दवाई। कैंसर की दवाई सर। आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी चला रहे हैं, कैंसर की कैसे दवाई दे रहे हैं? सर ये डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आए हैं। ये कार्ड है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अफजाल साहब बात कर रहे हैं? जी अफजाल बोल रहा हूँ। अच्छा अफजाल भाई, ये वसीम साहब हैं यहाँ पे जना हॉस्पिटल की हदूद के अंदर खड़े होके कैंसर की अद्वियात बेच रहे हैं, इनको आपने भेजा है? कोई पेशेंट कहता है तो हम देने आते हैं। अच्छा, अगर ये यहाँ पे इस तरह से स्टॉल लगा के खड़े हों और यहाँ पे हर आते जाते मरीज को ये कहें कि भाई, मैं मना करता हूँ उसको। कोई पेशेंट नहीं, वैसे आप इस कारोबार से हैं तो क्या ये चीज अलाउ है? ये कानूनी तौर पे ठीक है? सुने, कोई पेशेंट मंगवाएगा, अगर डॉक्टर मंगवाएगा फिर तो हम देंगे आते। नहीं देखें, अगर एक बंदा ये देखे ना कि जना हॉस्पिटल के अंदर कोई बंदा गुब्बारे नहीं बेच पा रहा, तो बंदा कैंसर की दवाइयाँ कैसे दे रहा है बगैर टेम्परेचर मेंटेन किए हुए, बगैर किसी इनवॉइस के? मेरी बात तो सुन रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ कोई डॉक्टर मंगवाएगा या कोई पेशेंट मंगवाएगा तो फिर तो देने आएंगे ना। इनसे वैसे इनसे डॉक्टर क्यों मंगवाएगा? जी डॉक्टर इनसे क्यों मंगवाएगा? डॉक्टर्स ये पेशेंट के लिए मंगवाते हैं और किस लिए? मुझे एक बात बताएं कि बगैर इनवॉइस के कोई भी इस तरह की अद्वियात किसी पेशेंट को दी जा सकती है? हम इनवॉइस अगर कोई मांगता है तो दे देते हैं इनवॉइस हमारी। तो नहीं, बगैर इनवॉइस के अद्वियात देना जायज है? नहीं, आप मैं इस फोन पे तो नहीं, आपकी मेरी बात हो सकती है। आप मैं वहाँ आके बात सर सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह से अद्वियात इतनी जो मोजी अमराज की रोड पे खड़े होकर दी जा सकती हैं? नहीं, मैंने सिंपल सी बात बताई है कि हम अगर डॉक्टर या पेशेंट कॉल करे तो देने के लिए 4 माह से तकरीबन सर्दियों से जनवरी से हमारा एक सोर्स इन्हें प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं। इनकी पूरी एक टीम होती है। अब इनसे पूछे, अब मेरी बात सुने, इनसे पूछे आप मंसूर को जानते? आप मंसूर को जानते हैं? जी जी जानता हूँ। कौन टीम मेंबर है उसका? अभी इस टाइम बैन लगा हुआ है अंदर, क्योंकि एक इंक्वायरी चल रही है। एक इंक्वायरी की वजह से मंसूर का अंदर बैन लगा हुआ है कि आपने दवाई मंसूर आजकल नहीं आ सकते? नहीं आ रहा। अब इनसे पूछे जब्बार कौन है? जब्बार कौन है? जब्बार कौन है जब्बार? मुझे उसका मैं तस्वीर चला दूं जब्बार साहब की? दिखाओगे तो मैं। जब्बार साहब, ये उनकी तस्वीर चल रही आपने बताया। है। जब्बार साहब अंदर अस्पताल के मुलाजिम है। अच्छा, जो इनके फैसिलिटेटर बने हुए, जो इनको फैसिलिटेट करते हैं। अंदर से जो दवाई होती है, जब्बार साहब जहाँ पे लगे हुए हैं ये बिल्कुल से सामने बैठे। आज भी जब्बार साहब अंदर से एक वो बच्ची को लेके और इनके हवाले किए। ये देखिए, आप डॉक्टर को मैडम इधर 46 रूम में बैठती है, इसमें कौन सी बात है? सारा लाहौर जानता हूं, पूरा पंजाब देने आ रहा है, वो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ। मैं डॉक्टर ज़ेबा को भी जानता हूँ, आए अब मैं खट्टा खोलता हूँ। डॉक्टर अकरम साहब को भी जानता हूँ, डॉक्टर असफ सईद साहब को भी जानता हूँ, डॉक्टर मुबीन को भी जानता हूँ। अनमोल ये निशान है कि कैसे आप इसीलिए अंदर खड़े हुए दवाइयां बेचने आपको पता है कि आप सारे जानते हैं आपको। अब मैं 2002 का नाज़रीन, बिल्कुल आपने ये क्लिप देखा, और इसमें हमारे लाहौर पूछता की जो टीम है वो जना अस्पताल के अंदर एक रैकी करने के बाद वहाँ पर पहुँची
और एक शख्स जो वहाँ पर दवाई फ़रोख्त कर रहा था उसको पकड़ा और उससे बातचीत की, और इसमें जो हमारे एंकर पर्सन थे अली हमजा साहब, वो उनसे सवालात कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आज मज़ीद जो कुछ इंकशाफात सामने लाया हूँ अपने प्रोग्राम में। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं इस पूरे मामले के ऊपर, ये धंधा है ये एक दिन का काम नहीं है, ये कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और क्या ये कानूनी काम है, इसके ऊपर आज कई सवालात होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन लाहौर पूछता अली हमजा साहब, वेलकम कहते हैं अली साहब आपको प्रोग्राम में। और मेरे साथ मौजूद होंगे फार्मासिस्ट डॉक्टर नूर मार साहब, उनसे भी बात करेंगे इस पूरे मामले के ऊपर। और सीनियर साफ़ी इब्न अली अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अली हमजा ये बताइएगा कि ये जो शख्स है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, गालबन उसका नाम वसीम है जी, ये क्या वहाँ पर कर रहा था, आप कैसे पहुँचे, और ये क्या एक दिन का काम है ये दवाई वहाँ पर सप्लाई करने का? मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपने इस पर बात करने का मौका दिया। मियाँ साहब इसका पूरा नाम था वसीम फ्रैंक, और ये साहब वहाँ पे अरसा दराज से इसी अंदाज में सरकारी हॉस्पिटल की चारदीवारी के अंदर खड़े होकर इस तरह से गैर कानूनी तरीके से अदवायात बेच रहे थे, और इसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे इम्पोर्टेड अदवायात। तो मैं इनसे पूछता था कि इम्पोर्टेड, और ये साथ कहते थे कि ये सस्ती भी हैं, मतलब कि अगर एक चीज़ बाहर से आपको 5,000 की मिल रही है तो मैं आपको 4500 रुपये में दिलवा दूंगा, या मैं आपको 4,000 रुपये में दिलवा दूंगा। अब हमने इनका, पहले तो आपको बताता हूँ कि वहाँ पे इनका जो ठेला था वो इस तरह से था। मैं ठेला इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने एक बाइक पे 2 शॉपर लटकाए हुए हैं। अच्छा, पहले एक वाज़ा कर देंगे, रजिस्टर्ड है दवाई अद्वियात? सर हमने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा इम्पोर्टेड है और आपको सस्ती मिल जाएंगी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो है वो अच्छा, एक तो यहाँ पर ये सवाल, अगर ये रजिस्टर्ड हों तो ये सामने फार्मेसी जिना अस्पताल के सामने मिल जाए, वहीं से मिलेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि क्या हमने तो यही सुना है कि जब आप दवाई परचेज करते हैं, कई दफ़ा इसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया कि एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, एक फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर के ऊपर होना चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है? ये ना फार्मासिस्ट है, हमने से पूछा, कौन है ये? हैरान हो जाएंगे। इसकी तालीम मैट्रिक पास थी, ठीक है, जो ये अपने मुंह से मान रहा है, मुझे नहीं पता इसने मैट्रिक भी किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। ये कह रहा था कि मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं पिछले 25 साल से इस तरह से अदवायात बेच रहा हूँ। अब देखें कि एक शख्स जो फार्मासिस्ट नहीं है, जिसको उस फार्मूले का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि ये ड्रग किस तरह से काम यही तो एक बड़ी लड़ाई है ना। पंजाब हुकूमत कहती है जी कि आप फार्मासिस्ट, या ड्रैब कहती है कि पंजाब हुकूमत कहती है, या पंजाब के अंदर जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, मेडिकल जो स्टोर है या फार्मेसी है। तो ये तो ऐसे जैसे कोई खाने वाली चीज़ है, अस्पताल के अंदर ले जाकर एक मैट्रिक के पास बंदा जो है वो फरोख्त कर रहा है। इसको कोई पता नहीं है कि ये क्या चीज़ बेच रहा है, क्योंकि इसके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। और अब आपको बता रहा हूँ कि ये बेच किस अंदाज में रहा है कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो पार्किंग एरिया वहाँ पे इसकी बाइक लगती है, एक ही जगह पे रोज़ आके बाइक लगाता है। और इसके बाइक पे अब ये देखें वहाँ पे कोई प्लस का निशान तो नहीं लगा सकता जिससे लोगों को पता लगे कि ये कोई अदवायात बेच रहा है या क्या बेच रहा है। तो इसने अपनी बाइक के दोनों तरफ पे 2 बड़े शॉपर लटकाए होते हैं, जिसके अंदर इसने ग्लूकोज की बोतलें भरी होती हैं। और वहाँ पे होता है क्या कि अंदर से जो भी डॉक्टर अदवायात लिख के देता है, वहाँ पे जो अस्पताल का अमला है वो उस जो मरीज़ को भेजता है इनके पास कि वो सामने वो फलां साहब खड़े हैं, उनसे जाके अदवायात ले लें। हमने इसको पिछले तकरीबन 6 माह में रिकॉर्ड किया। ये दवाई बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद जो है वो प्रिस्क्रिप्शन तो आ रही थी ना, मतलब कि मरीज को डॉक्टर अदवायात लिख के दे रहा है, नुस्खा था, नुस्खा आके वो इसको दिखाते हैं। जो शख्स मैट्रिक पास है, जो वहाँ पे बाइक पे आके अदवायात बेच रहा है, जिसको ये नहीं पता कि टेम्परेचर मेंटेन रखना कितना इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे ये पिछले 6 माह से ये काम कर रहा था। हमारे पास इसकी मुख्तलिफ जो है फुटेजेस थी, हमारी टीम ने इस पर काम किया। हम इसको रिकॉर्ड करते रहे कि किस तरह से लोगों से प्रिस्क्रिप्शन लेता है, अदवायात वहाँ पे अगर इसके पास है तो इनको देता है बगैर किसी इनवॉइस के। ये किस कंपनी से अली हमजा साहब? गालबन नूर इंटरप्राइजेज है। जो अफजाल साहब कौन थे जिससे आपने बात? अफजाल साहब से इन्होंने को बात कराई वो थी। कौन है? ये इन्होंने हमें एक कार्ड दिखाया था, कार्ड के ऊपर इन्होंने नूर इंटरप्राइज का नाम लिखा हुआ था। और उस कंपनी के वो जो भी अफजाल साहब मालिक थे या कोई भी थे, अब वो पहले ना अब फौरी तौर पे वो एक मुकदमा ये बना रहे थे कि अगर कोई पेशेंट मंगवाता है या डॉक्टर मंगवाता है तो हम ला के देते हैं। अब देखिए सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर है, स्क्रीन पर कार्ड देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर है वो क्यों मंगवाएगा अदवायात? क्योंकि भाई वो तो आपको लिख के देगा कि भाई वो जो अस्पताल। अच्छा, ये जो मरीज दाखिल है अस्पताल के उनके लिए दवाई है या जो मरीज घरों में है? सर अब देखें कि एक पेशेंट वहाँ पे आया, चेकअप के लिए आया, हमने जो अपना जो भेजा था टीम मेंबर जो हमारे, देखिए पंजाब गवर्नमेंट दावा करती है कि मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं, तो फिर ये कौन सी अद्वियात है? बात कर लेते हैं कि अभी बताया जा रहा है कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने हिदायत दी है कि तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर अद्वियात जो है वो मैसर करवाई जाएंगी, दी जाएंगी।
वहाँ पे हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे पास हमारे प्रोड्यूसर, हमारी पूरी टीम गवाह कि वहाँ पे सैकड़ों लोग आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एक भी अद्वियात नहीं मिल रही, कोई एक भी। ठीक है, एक सेपरेट मामला है। इब्न अली अशरफ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये क्या मामला है जिना अस्पताल के अंदर? ये जो अद्वियात हैं, कैंसर की अद्वियात शॉपर में लपेट कर जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं, और बताया जा रहा है कि स्मगल शुदा और गैर रजिस्टर्ड एक कंपनी है नूर इंटरप्राइजेज, वो वहाँ पर ये अद्वियात प्रोवाइड करती हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया जी आपका। दो माफिया के मुतालिक आपने एक ही सवाल में पूछ लिया है। एक है अस्पताल में वो माफिया जो ये कैंसर की अद्वियात मुहैया करता है सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के अदारे के साथ मिलकर, और एक ये प्राइवेट माफिया है जिसे अली हमजा साहब ने जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन करके पकड़ा है और उसको जो है वो सजा दिलवाने की कोशिश की है। ये दोनों माफिया पैरेलल सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? कैंसर का जो इलाज है वो एक महंगा इलाज है। जब सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जिना अस्पताल, मेयो अस्पताल, ये दो ही अस्पताल है लाहौर में जहां पर जो है वो कैंसर की वार्ड मौजूद है, और वहां पर हुकूमत पंजाब का ये दावा है कि वो फ्री अद्वियात इन अस्पतालों में मुहैया करते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जो है वो प्राइवेट माफिया के साथ मिलकर कुछ अद्वियात जो है वो अस्पतालों में फ्राहम नहीं की जाती। मार्केट में उनकी जो कीमत है, जो पाकिस्तानी कंपनियां उनको बनाती हैं, वो लाखों रुपए में है। वो गरीब आदमी जो कैंसर से मुतासरा है वो इसको नहीं खरीद सकता। तो अब जो प्राइवेट लोग हैं इन्होंने स्मगल करके बैरून मुल्क से, या बाकी जो है वो इसको स्पूरियस भी कहा जा सकता है, इसे सब स्टैंडर्ड भी कहा जा सकता है। क्या ये कानूनी है? मियां साहब हरगिज कानूनी नहीं है, हरगिज कानूनी नहीं है। जब ड्रैप से रजिस्टर्ड नहीं है, जब जो है वो हमारे अदारे इसको ऑन नहीं करते, तो ये किस तरह बेची जा सकती है? लेकिन मरता क्या ना करता, जब कैंसर का मरीज जिसको अद्वियात की फराहमी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सोशल सिक्योरिटी और उस अस्पताल जना अस्पताल की जिम्मेदारी थी, तो फिर वो कहीं से तो उसने अद्वियात लेनी है अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर वो ऐसे नौसरबाजों के हत्थे चढ़ते हैं, ऐसे एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं जो कि माफिया के तौर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, और जो है वो लोगों को अद्वियात इस तरह आगे देते हैं। और ये अद्वियात खा लें या आप कोई चौक या कोई मिट्टी उठा के खा लें, इसका असर सेम है। और अगर खुदा ना खास्ता ये एक्सपायरी अद्वियात हो तो मियां साहब मौत भी वाकई हो सकती है। तो डॉक्टर्स ये अद्वियात क्यों लिख कर देते हैं? डॉक्टर्स चेक नहीं करते ये रजिस्टर्ड है, ये क्या अद्वियात स्मगल शुदा तो नहीं है? मियां साहब मेरी एक बात सुनिए, ये जो अद्वियात अस्पताल जना अस्पताल में सोशल सिक्योरिटी ने लोकल ठेकेदार के साथ मिलकर जना अस्पताल में प्रोवाइड करनी थी, वो उन्होंने नहीं की। अब डॉक्टर को तो इस बात का इल्म नहीं है कि जना अस्पताल में ये अद्वियात नहीं है, ठीक है जी। सोशल सिक्योरिटी वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी अगले हफ्ते आएंगी, अगले महीने आएंगी। मुझे बताइए, एक डोज आज आपने आज के दिन में लेनी है, वो आप 15 दिन या 1 महीने बाद कैसे ले सकते हैं? फिर वो लोग क्या करते हैं कि ये जो प्राइवेट माफिया जो शॉपर में दवाई बंद करके उसका जो कोल्ड चेन मेंटेन किए बगैर दवाइयां लेके मोटरसाइकिल पे आया है, तो इन लोगों के हत्थे चढ़ते हैं। ये क्या वो जो 2 लाख वाली अगर फॉर एग्जांपल दवाई है तो ये 10,000, 15,000, 20,000 में जो है वो उसको दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अद्वियात, और 12 हजारों केस पड़े हैं इस वक्त ड्रैप में। जो इधर लोकल हमारे ड्रग ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो वहां पर लाखों करोड़ों केस हैं जिनमें जो है वो इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, उनको सजाएं भी होती हैं, लेकिन ये बाहर आके फिर जो अपना काम शुरू कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसके पीछे ये प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनको ना सिर्फ शय देती हैं बल्कि वो स्मगल्ड अद्वियात अपनी बेचने के लिए और जो है वो लोगों में ये मौत बांटते फिर रहे होते हैं। ये जो बंदा पकड़ा गया, आपने इसकी दीदा दिलेरी देखी है मियां साहब? इस बंदे की दीदा दिलेरी ये है कि वो ओपन अस्पताल के लोगों का नाम ले रहा है। यहाँ पर उन लोगों का नाम भी लिया जाना चाहिए जो सोशल सिक्योरिटी के साथ मिलकर इस जना अस्पताल में अद्वियात की फराहमी देते हैं, साल का करोड़ों रुपया टेंडर से हासिल करते हैं, लेकिन जो है वो अद्वियात की फराहमी जब देने की बारी आती है तो उस वक्त ये चीजें शॉर्ट कर देते हैं, तो लोगों को जो है वो इन लोगों के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल साथ ही रहिएगा। इब्न अली अशरफ साहब, मैं बात करता हूँ फार्मासिस्ट नूर महर साहब, आपसे सवाल ये है कि जना अस्पताल का ये मामला है, वहाँ पर अद्वियात की कुछ ऐसी अद्वियात है जो कैंसर की हैं, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और स्मगल शुदा अद्वियात हैं, वो इसी तरह फरोख्त की जाती हैं कि डॉक्टर लिख देते हैं, और कोई मोटरसाइकिल के ऊपर एक एक शख्स आता है, वो जो कि एक प्राइवेट शख्स है जिसका नाम गारबन वसीम या कोई और भी हैं 2-3 लोग, तो वो शॉपर में डालकर ये दवाई दे देते हैं। वो दवाई क्या आप समझते कि इस तरह फरोख्त की जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं की जा सकती, ये इंतहाई जुर्म है। और हमारे इस सारे गुफ्तगू में जो अहम चीज आप लोग मिस कर रहे हैं वो डॉक्टर डाकू साहब हैं। असल में जो कोई भी दवाई है वो बकायदा जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसका नाम आप वसीम या जो ले रहे हैं, वो या तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता किसी मरीज को डायरेक्ट, ये लॉ जो है कानून ये नहीं कहता। तो ये कितना बड़ा क्राइम है, क्योंकि डायरेक्ट सेल की जा रही कई सालों से।
हाँ की जाए उसमें, क्योंकि डॉक्टर साहिबान जो है ना अंदर जो बैठे हुए हैं ये मिले होते हैं। इनको फायदा क्या होता है डॉक्टर्स को? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इनको भी कोई माली फायदा होता है इन डॉक्टर्स को जो दवाई लेके देते हैं? जी 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 वो जो होते हैं ना, जो हर रोज का हिसाब होता है कि आज इनने मरीज भुगतान है। अब इसको दवाई जो है ना दो तरह से होती है, एक तो सरकारी दवाई होती है, उसके जो जाली मरीज, मतलब जाली मरीज इस तरह के अंदर मिले होते हैं कि वो खाना पूरियां करते हैं कि दवाई जो है ना वहाँ अंदर से चोरी तो होती है, उसको भी छोड़े। ये जो बाहर से दो तरह की दवाइयां होती हैं, एक होती है जो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पेशावर हैं जो कि बाहर के नाम से अनरजिस्टर्ड दवाई भी बेचते हैं। एक चीज, अनरजिस्टर्ड दवाई बेचना इंतहाई जुर्म है, और जो महंगी कैंसर की दवाइयां एक एक पैक जो है 2-2 लाख रुपए का होता है। ये लाख लाख रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं। ये जो बाहर शॉपर लेके खड़ा होता है ना, ये आधी पैसे देता है डॉक्टर को जो कि प्रिस्क्रिप्शन और मरीज देता है। मरीज यहाँ पे डॉक्टर डाकू साहब जो है वो बेचते हैं, और ये जो बाहर जो भी 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है, सप्लायर बना हुआ है, वो इस नेक्सस का सारा हिस्सा है। और पाकिस्तान के ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बेचना और बगैर एनवाइस के और प्रॉपर मेडिकल फार्मेसी से बगैर लेना इंतहाई जुर्म है। और कोई थड़ेबाज और गली में वाला या थड़े वाला या मोबाइलर जो है दवाई बेच नहीं सकता। उस पर केस बनना चाहिए था, ड्रग है उसको हथकड़ी लगनी चाहिए थी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड या गैर कानूनी तरीके से दवाई बेचना जो है वो काबिल सजा है, 7 साल सजा है। क्योंकि ये दवा नहीं है, ये जहर है। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा हो, इस जहर बेचने में अंदर के डॉक्टर मिले होते हैं, वो अनरजिस्टर्ड भी मरीजों को देते हैं, और वो यहाँ पे मरीज जो है ना बेच दिए जाते हैं। तो लेकिन नूरमार साहब, पंजाब हुकूमत दावा करती है कि जो कैंसर के मरीज हैं उनको हम मुफ्त अद्वियात बजरिया सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक फंड होता है उसके जरिए फराम कर रहे हैं। तो फिर अगर मुफ्त मिल रही है तो फिर डॉक्टर ये क्यों लिख के देते हैं? ये भी एक सवाल। और दूसरा सवाल, 2 सवाल इकट्ठे हैं आपसे। एक दफ़ा फिर वाज़िया कर दें कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट ये दवाई जो है किसी अस्पताल के अंदर जाकर इस तरह सप्लाई कर सकता है? ये 2 सवाल आते हैं आपसे, लेकिन एक ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद आपसे ही दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन एक ऐसे धंधे के खिलाफ बात कर रहे हैं जो कि मरीज़ों की, ख़ास तौर पर जो कैंसर के जो मरीज़ हैं ना, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। और सब स्टैंडर्ड, अब इसको क्या कहूँ, ये इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऐसी अद्वियात जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं कहीं पर, वो ऐसे शॉपर में डालकर जिन्ना अस्पताल में फ़रोख्त की जाती हैं। ये धंधा कब से जारी है? अरसा दराज से जारी है। ये धंधा पकड़ा लाहौर रंग ने, और इसके ऊपर हमने तकरीबन 6 माह तक काम किया है, वर्क किया है कि ये लोग कैसे करते हैं, ये कैसा एक लंबा सिलसिला जारी है। इसके ऊपर नूरमार साहब हमेशा इस तरह के मामले के ऊपर बात करते हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, और उसके अलावा अद्वियात की जैसे भी कीमतों की बात करें तो हमेशा ये मामले को उठाते रहते हैं। नूरमार साहब, 2 आपसे सवाल थे। एक तो ये बता दें, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट दवाई किसी अस्पताल में सप्लाई कर सकते हैं इस तरह मरीज़ों को? और दूसरा ये बता दें कि इस पूरे मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या ये डॉक्टरों के अलावा और किस किस की नेग्लिजेंसी है? क्या ये कितना सज़ा कितनी होनी चाहिए, और इससे मरीज़ों को क्या नुकसान हो सकता है? जी, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी भी तरह मरीज को दवाई बेच नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूटर का सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि वो फार्मेसियों पे, मेडिकल स्टोरों पे सप्लाई देता है। ये एक कानून है पाकिस्तान का। अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, पहले तो चेक करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर है भी सही या एवं है कोई। ये भी एक बड़ा सवाल आपने उठा दिया कि चेक भी कर लें कि डिस्ट्रीब्यूटर है भी कि नहीं रजिस्टर्ड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जनाज साल में इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, और वहाँ की एमएस और वहाँ का फार्मासिस्ट और दूसरी इंतजामिया जो है वो क्या भांग पी के सोई हुई है? भाई, एक क्राइम हो रहा है अंडर अम्ब्रेला, या तो डॉक्टरों को जो एमएस है और बाकी ये पूरा नेक्सस है, और सब एक दूसरे को जो है ना बेचते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जो रिश्वत देती हैं, वो डॉक्टरों से पर्चियां रोजाना, जो उनके मेडिकल रैब ये हलकारे होते हैं ना, जो उन्होंने रखे होते हैं, वो सिर्फ पर्चियां गिनते हैं कि आज इतना उनका कमीशन जो है वो हार्ड कैश की शक्ल में शाम को और हर वीक पे उनको पहुंचा दिया जाता है। कुछ ने रोजानों की दिहाड़ी रखी होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें दर्जनों कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं जो इस तरह काम कर रही हैं। असल जो इसमें सारा मरकजी किरदार जो है वो डॉक्टर है। आप जो एक प्यादे को पकड़ रहे हैं ना, जो खड़ा है मोबाइलर है,
जो दवाई हाल नहीं हम उतना ही सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर जो लिख कर दे रहे हैं वो उतने ही कसूरवार है जितनी वो कंपनी या वो जो सप्लाई करने वाला अंडर मैटर एक शख्स जो कि इस तरह शॉपर में डालकर जो है वो दवाइयाँ बेच रहा है। जी बिल्कुल, इसमें जो डॉक्टर की ईमान के बगैर ये धंधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल जो डॉक्टर है उसका कमीशन होता है कि अगर सरकारी सप्लाई जाएगी तो डॉक्टर को कमीशन नहीं मिलता इतना, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर और जो अंदर जो फार्मेसी है या बाहर जो सोशल सिक्योरिटी है उसके जो लोग अमला होता है वो क्या करते हैं, फेक मरीज देते हैं, असल दवाई किसी और को बेचते हैं और फेक मरीजों के नाम पे इशू भी करवा लेते हैं। वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। दूसरा, यहाँ पे अंदर अस्पताल के प्रेमिसेस के अंदर जो है जो ई फार्मासिस्ट होता है उसको ड्रग इंस्पेक्टर की पावर होती है, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर होती है यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है, ठीक है। बिल्कुल उसको चाहिए था कि अगर आप ये फार्मासिस्ट जना अस्पताल की ये इख्तियार है कि वो यहाँ पर बतौर ड्रग इंस्पेक्टर भी काम कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको सेक्शन 23 और 27 के तहत पावर हासिल है और इस तरह की हो रही है तो उसको अगर एक्शन नहीं ले रहा तो उसकी खामोशी की वो कीमत ले रहा होगा, ठीक है। और जो डॉक्टर है इस तरह का कोई धंधा नहीं कर सकते, बराह रास्त डॉक्टर जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस तरह दवाई इशू नहीं कर सकता। जो भी उसमें नेक्सस में आप बता रहे हैं, दवाई या तो वो फार्मेसी से मरीज लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से ले नहीं सकता। अगर वो आया है, अगर डॉक्टर मंगवा रहा है और दरमियान में मोबाइलर है तो ये इंतहाई गैर कानूनी है और देखना ये पड़ेगा कि दवाई जिसकी आप इतनी बात कर रहे हैं किसी ने फोटो लिया, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया, नहीं किसी ने किया। ये बिल्कुल तहकीकात मजीद की जाएंगे, साथ ही रहेगा। अली हमजा साहब, आपने रेड किया वहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन की, 6 माह तक लग रहे हैं, तो आपने इस शख्स को गिरफ्तार करवाया? बिल्कुल ऐसे ही है। हम क्या इसको लेके मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर को बताया? हमने मौके पे ड्रग इंस्पेक्टर मेरा ख्याल है हसन शाह थे, उन्हें कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं अभी दूर हूँ। हमने उन्हें बताया, उन्होंने कहा ये इलीगल कर रहा है, ये गैर कानूनी है, ये ऐसे नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने अभी इस पूरे मामले के ऊपर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान जी से भी बात की है जो प्राइमरी के हैं। जी जी, वो इस मामले को अब देख रहे हैं, उनके नोटिस में ये मामला पूरा हमने लेकर आया हूँ। बहुत शुक्रिया मियां साहब। एमएस के साथ बात की, प्रिंसिपल साहिबा के साथ बात की, ये जरा बता दें मुझे कि ड्रग इंस्पेक्टर ने क्या किया फिर अगले ड्रग सवाल का जवाब दें। जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब जो थे हसन शाह, उन्होंने कहा जी मैं अभी दूर क्या हूं, पर्चा लेकिन हुआ? ये गैर कानूनी कार्य है। हम इसको लेके वहाँ पे गालबन एमएस साहब थे, उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने कहा आप इन्हें एएमएस के पास ले जाएं। एएमएस साहब के पास ले गए, उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे जो है मुकामी जो वो स्टेशन था वहाँ से एक पंजाब पुलिस का एहलकार बुलाया और बता रहे कि ड्रग इंस्पेक्टर कुछ देर बाद वहाँ आए और इसके ऊपर पर्चा दिया गया। लेकिन मैंने अपनी टीम से जब इस हवाले से पूछा तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो एफआईआर दी गई है वो ये उस पर जो है मुकदमा बनाया गया है कि ये बाहर फार्मेसी से दवाइयाँ ला के अंदर बेच रहा है। हालांकि मुकदमा ये नहीं था, ये अपनी इस काले धंधे को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए ये कहानी उस टाइम भी बोल रहा था, लेकिन ये खुद बार बार ये भी मान रहा था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से आया हूँ। देखें, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट मरीज को दवाई नहीं बेच सकता भाई। आपने ये तो वाज़ेह हो गया, नूर आपने एक डायरेक्ट कार्ड लगाई हुई है, ड्रग इंस्पेक्टर ने भी माना कि नहीं बेच सकता। फिर क्या वजह हुई कि वो गिरफ्तारी हुई? सर उसकी गिरफ्तारी हुई, मुझे नहीं पता कि अभी तक वो निकला या नहीं, लेकिन मुझे जो टीम इसका फॉलोअप करें ना आप, इसका फॉलोअप करेंगे सर, इसका फॉलोअप करेंगे। बल्कि मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ मियां साहब। मुझे पता लगा कि जमानत होगी, जमानत हो चुकी भी है वहाँ पे, लेकिन ये इतना छोटा केस तो नहीं। अब आप ये देखें कि मैं इसमें एक और आपको बात बताता हूँ कि जब ये वहाँ से छूटा, ये वापस उसी कंपनी के पास गया, वहाँ पे जाके इसने कुछ चीज़ें बताई। अब हमारे पास एक बंदा आया, वो मेरे प्रोड्यूसर से मिला, हमसे मिला, और वो इस कंपनी की तरफ से आया और उसने हमसे रब्ता यूँ किया कि यार वो बंदा फ्रॉडिया था, उसने हमें गलत फंसा रहा है। हमने कहा यार अगर हमारी तरफ से किसी के साथ ज्यादती हुई है, अगर किसी का गलत नाम आया, हमसे बुला लेते हैं। सुने, वो आके पैसों की ऑफर कर रहा है। तो आपको वो आपके पूरे केस को या आपके प्रोग्राम को जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, उसको कहते हैं कि उसका रुख बदलना चाहते थे, रुख बदलना चाहते। हमने कहा कि इसकी कहानी तो सुने, ये कहानी सुनाना शुरू किया तो अब वो रंगबाजियां शुरू कर रहा है जी। वो वसीम आया, वसीम ने ये कहानी सुनाई, आप प्लीज उसमें से फलां डॉक्टर का नाम निकाल दें। आपने नूर इंटरप्राइजेज जो है इसको चेक किया कि क्या वाकई ये भी रजिस्टर्ड है कि नहीं? सर ये वो जो एक एजेंट आए, उन्होंने कहा जी हमारी अभी नई जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं, ये सवाल उठा दिया है फार्मासिस्ट डॉक्टर नूर मार साहब ने कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी चेक करें ना। बिल्कुल ऐसे पता नहीं है भी कि सर, हम इस पे इंशाल्लाह फॉलो अप प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाह की हदूद के अंदर ये एक वाहिद बंदा नहीं था, वहां पे पूरा माफिया था जो इसको शेल्टर करने आ रहा था, जो हमें आगे पूछ रहा था कि भाई आपने इसको क्यों पकड़ा है, कोई बात नहीं, से दवाइयां बेच दी या नहीं बेच दी। बिल्कुल ठीक है, आप ये इसका फॉलो अप करेंगे, इसका फॉलो अप करेंगे। इब्न अली अशरफ साहब की तरफ चलते हैं। इब्न अली अशरफ साहब, ये पता चला कि इसकी जमानत हो चुकी है, इस शख्स की जो गिरफ्तार करवाया गया था, क्या इतना वीक केस था
क्या ये कोई जुर्म नहीं है कि इसको नूरबार साहब बता रहे हैं कि 7 साल सजा है, तो यहाँ पर जमानत भी हो गई है, खिलवाड़ किया जा रहा है इंसानी जानों के साथ, मरीजों को वर्गलाया जा रहा है, कम पैसे बताकर उनको पता नहीं क्या फ़रोख्त किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप? मियां साहब, जैसे मैंने आगाज में आपको बताया कि ये माफिया है और माफिया से लड़ना इतना आसान काम नहीं है। लाहौर हम ये जहाद हमेशा करते आया है, लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि भाई उस बंदे को अगर ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टर और वो जो फार्मासिस्ट अस्पताल में मौजूद हैं, इंतजामिया एमएस प्रिंसिपल मौजूद हैं, तो नूर महर साहब की इस बात को मैं सेकंड करूंगा कि ये तमाम लोग आपस में जो है वो मिली भगत करके जो है वो इन लोगों को अस्पताल में इस तरह का जुर्म करने देते हैं। आप देखिए, आप इसी तरह अगर किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने कोई स्पूरियस मेडिसिन या कोई इंपोर्टेड मेडिसिन कैंसर की बेचने वाला शख्स पकड़ा हो तो उसको कम अज कम उसकी 3 साल जमानत नहीं होती। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं चीजें कि ऐसे लोग पकड़े गए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, जनरल हॉस्पिटल से, सर्विसेज से, जिना से, जो कि 3-3, 4-4 साल से सजाएं भुगत रहे हैं। लेकिन ये शख्स जो है वो 3 दिन में जमानत करवा के बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अली हमजा साहब ने जो जहद की, जो कोशिश की, जो है वो शैतान सिर्फ आदमी नहीं, सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि अभी तक जिना अस्पताल, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जो इंतजामिया है वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, कोई किरदार अदा नहीं किया, कोई इसको फॉलो नहीं किया। तो क्या ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहना चाहिए? जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी ख्वाजा इमरान ज़ीर को ये सारा मामला बताया, तो वो कहते हैं जी मैं फौरी तौर पर इस मामले को चेक करता हूँ। मियां साहब, मुजरमाना गफलत है प्रिंसिपल साहिबा की, एमएस की मुजरमाना गफलत है। ऐसा शख्स जो कि जिना अस्पताल की प्रेमिसेस में आके मौत बांट रहा है, उसको तो जो है वो सरेआम लटका देना चाहिए। जो कैंसर के मरीजों के साथ खेल रहा है, उनकी जानों के साथ खेल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो शाम को जब या हफ्ते बाद या महीने बाद हिसाब होता है तो सबको सबका हिस्सा पहुंच जाता है। और तीसरी सबसे अहम बात जो आपके प्रोग्राम में बताना बहुत जरूरी है मियां साहब, कि जिना अस्पताल में 1 साल का जो अद्वियात का, कैंसर की अद्वियात का सोशल सिक्योरिटी नहीं, अस्पताल की सिक्योरिटी कहाँ जाती है? जब इस तरह के शख्स अस्पताल के अंदर आता है, उनके सामने ये फरोख्त की जाती हैं चीजें, तो सिक्योरिटी कहाँ है? कोई बेचारा छोटा जो वहां पर जाके कोई दाल वगैरह फरोख्त करता है, छोटे छोटे बच्चे वहां पर वो ये काम करते हैं, वो भी हमें पता लगा कि पैसे दे के जाते हैं, तो ये भी क्या पैसे दे के वहां पर दवाइयां फरोख्त करते हैं? साहब, सिक्योरिटी का आलम ये है कि एक 500 रुपए की आपका सिक्योरिटी सुपरवाइजर मार है, एक 200 रुपए की आपका सिक्योरिटी गार्ड मार है। ठीक है, ये 2-2 लाख की दवाई जहां पर बेच के जाते हैं लाख रुपए में, 50,000 रुपए में, तो उनको 500,000, 1,500 देने में क्या इशू है? वो बड़े आराम से जो है वो इन गार्ड्स को मैनेज करते हैं, बल्कि गार्ड्स को मिठाई देते हैं कि भाई हम यहाँ पे आ गए हैं, आपने हमारी हिफाजत करनी है। ये तो आपकी टीम ने, लाहौर रंग की टीम ने जान जोखिम में डाल के ये एक ऑपरेशन किया है, जिसका जो है वो उनको सिला ये मिला कि 1 हफ्ते बाद बंदा बाहर है। तो इसका मतलब ये शुक्र अदा करें लाहौर रंग की टीम के गार्ड्स ने इन पर हमला नहीं कर दिया। हमला नहीं कर दिया क्योंकि वो अकेला शख्स था, उसको ये आइडिया नहीं था कि भी मैं एक ट्रैप में आ रहा हूं और मुझको जो है वो पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि मियां साहब, यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर को एक ऐसा केस बनाना चाहिए था कि ये बंदा कम से कम जो है वो 4 से 5 साल सजा भुगत के आता, और सजा भुगतने के बाद इसको आइडिया होता कि ये जो काम कर रहे हैं ये मौत बांट रहे हैं, और मौत जो है वो बहुत अर्जा निर्खों में बांट रहे हैं। और दूसरा, मैं फिर वही बात करूंगा कि यहाँ पर पंजाब हुकूमत जो ये दावा करती है, आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले कलमा चौक पर कैंसर के मरीजों और उनके लवाहिकीन ने कलमा चौक को बंद कर दिया था, एहतजाज किया था सिर्फ इस वजह से कि अद्वियात की फराहमी नहीं की जा रही थी उन्हें। तो उन्होंने जब ये एहतजाज किया तो पंजाब गवर्नमेंट जो उस वक्त की थी, यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि आजकल खुद जो है वो जिंदान में है, तो उन्होंने जो है वो इस बात का ऐलान किया था कि हमने ये ठेका वहां के लोकल लोगों को दे दिया, सोशल सिक्योरिटी भी देगी और लोकल लोग भी देंगे। अच्छा, अब जो जिना अस्पताल में लोकल माफिया यहाँ पर कैंसर की अद्वियात मियां साहब देता है, कभी आपने उस पर भी प्रोग्राम करें कि वो किस हद तक जो है वो यहाँ पर अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। लेकिन यही तो एक सवाल है, ये एक सवाल है आपसे कि एक तरफ तो मुफ्त अद्वियात पंजाब गवर्नमेंट दावा करती कि इतना बजट दिया है और ये सोशल जो सिक्योरिटी फंड है उसके जरिए अद्वियात फराहम की जाती हैं, फिर वो दवाइयाँ कहाँ जाती हैं? और ये जो दवाइयाँ फरोख्त की जाती हैं ये मरीज अपने पैसों से खरीदते हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड है और स्मगल शुदा अद्वियात हैं। मियां साहब, यही यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दवाइयाँ नहीं दी जाती। वो दवाइयाँ जहाँ एक ईसीजी टेक्नीशियन उसका ठेका ले लेगा जिना अस्पताल का, तो फिर वो दवाइयाँ दस्तयाब नहीं की जाएंगी। वो मिली भगत करके नीचे से ऊपर तमाम लोगों को मैनेज करेगा, पैसे देगा, वो मरीजों को अद्वियात नहीं देगा। और ये शिकायत जो है वो आज से 4 से 5 दफा जो है वो एमएस प्रिंसिपल और इंतजामिया सेक्रेटरी हेल्थ तक जा चुकी है, लेकिन कोई भी इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उसको यहाँ से निकालने के लिए सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं।
है, अगर नहीं कोई मिला हुआ तो कैंसर का वो पेशेंट नहीं मिला हुआ इस माफिया के साथ जिसको उस दवाई की जरूरत है, जिसने वो खा के अपनी जान बचानी है। ये इतना जालिम माफिया है कि ये लोगों की जानें बेचता है और जानों पर जो है वो कारोबार करता है। साथ ही रहिएगा। नूरमार साहब, जमानत भी होगी, बंदे को गिरफ्तार कराया, ड्रग इंस्पेक्टर भी आया, आपने तो बताया था कि 7 साल सजा होती है, बंदा बाहर आ गया, काम फिर शुरू कर दिया। जी, असल में जो जहाँ का ड्रग इंस्पेक्टर ने जो केस बनाया होगा, उसने जो चालान बनाया होगा, चालान में जो एविडेंस उसने कलेक्ट किया होगा वो नाकिस होगा। उसकी वजह ये है कि जब जो मोबाइलर कहते हैं, जो चलता फिरता जो दवाई बेचता है, उसको मोबाइलर की टर्म यूज होती है। तो मोबाइलर को ना इसमें सही तरह केस जो है ना प्रेजेंट नहीं किया गया, और मैं माजरत के साथ हो नहीं, सकता है जब कि बंदा पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर तो दवाई भी पकड़ी गई मौके से, बंदा गिरफ्तार हो गया, पुलिस के हवाले कर दिया इंतजामिया ने, तो फिर क्या किसी ने पैरवाई नहीं की, उसको फॉलो नहीं किया, या क्या हुआ कि इस तरह जो है वो जमानत होगी? क्या ऐसे जमानत हो जाती? इतना बड़ा केस नहीं है ये। जी, फार्म 4 पे जो है ना वो लिए होगी, और फार्म 4 एक पैरामीटर होता है, उसमें जब ड्रग इंस्पेक्टर जो है ना भेजता है, वो डिटेल भेजता है, उसको केस को फाइनल इब्तदाई चालान जो है उसको फार्म 4 की बेस पे जो नाम निहाद हमारे चंद ऐसे वकला भी हैं जो कि दवाई को सेंसिटाइजेशन को नहीं समझते, और उन्होंने कोर्ट में ये किया होगा कि अभी तो ये साबित ही नहीं हुआ कि दवाई रजिस्टर्ड थी, अनरजिस्टर्ड थी, और उन्होंने इसी बेस पे, अब क्योंकि सरकारी जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो पेश ही नहीं हुआ होगा वहाँ पे कोर्ट में। अब जब साहब जरा जजेस के सामने केस प्रॉपर तौर पे सरकार खुद ही जो है ना मतलब चोरों के साथ मिली हुई हो, तो ये भी है, ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग इंस्पेक्टर की जानब से केस वीक बनाया गया हो, नीट ना बनाया गया हो, और खास तौर पे जो नोटिसेज हैं, असल में जो डॉक्टर था जिसने प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट कराया, मरीज को दवाई वो तजवीज़ की, या वो उसके नुस्खे पे लिखी या नहीं लिखी, ऐसे जुबानी दी। इन्वेस्टिगेशन में खासतौर पर मीडिया को जो है ना उन मरीजों तक पहुंचना चाहिए था, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है, नुस्खा जो है वो चेक करना चाहिए था, और खास तौर पे जो फुटेज है वो असल फुटेज ये लेने वाली थी कि जो दवाई है वो इंडिया मेड इन इंडिया थी या किसकी थी। अगर स्मगलिंग होकर इंडिया की बहुत सी दवाइयां आ रही हैं, वो तो है, ये तो सारी चीजें हैं, इसका फॉलो अप भी करेंगे, मरीजों के पास भी जाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया वो भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन जाहिर है कि डॉक्टर अपने पैड के ऊपर तो नहीं ना लिख के देगा, ये तो एक चिट के ऊपर जो है वो सादा कागज के ऊपर ये सारी दवाइयां लिखकर दी गई। जो वाइट क्राइम होता है ना वो इसी तरह की चिटरें होती हैं, चिटर में जिसकी लिखाई है ना जिस डॉक्टर की, वो उतना ही मुजरिम है कि जितना जो मोबाइलर से ज्यादा डॉक्टर वो मुजरिम है। असल जो है क्योंकि उसने कमीशन लेना होता है उस नाम नेहाद डिस्ट्रीब्यूटर से। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह कोई जो समझदार डिस्ट्रिक्ट होता है जिसका ड्रग से लाइसेंस जो है DSL होता है फॉर्म 11 पे, वो बिल्कुल जी, कुछ सिग्नल इशू हुआ है, दोबारा नूरमार साहब की तरफ आएंगे। जी अली हमजा साहब, कौन सी दवाई है, नुस्खा किस डॉक्टर का था, क्या था? कि ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि कैंसर के मरीजों को जनाह अस्पताल में फ्राहम की जाती हैं, इसी ऊपर मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। अली हमजा साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि किस डॉक्टर ने ये लिख कर दिया नुस्खा, क्या कोई प्रिंटेड है, किसी का नाम है, कैसे पता चला कि डॉक्टर ने लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या बातचीत हुई? इंतजामिया को आपने बताया था कि ये नुस्खा है, इसके ऊपर भी क्या इंतजामिया ने भी कोई कार्रवाई शुरू की मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ? अभी तक जिस भी डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी उसके ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही थी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टैंप या उसका कोई जो एक खाली पर्ची के ऊपर लिखा जा रहा था, ना उसके साथ कोई उसकी कोई स्टैंप थी, कोई किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं था। अब हम उन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो वैसे परेशान है, और जब ये मामला शुरू हुआ तो मजीद परेशान नहीं, ये उनका फायदा ना, ये आप उनका नुकसान नहीं कर रहे। नहीं, असल में ये तो कौन सी दवाई कहाँ से आती है, खुदा ना खासा एक्सपायर्ड मेडिसिन हो, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, एक जो है ऑनलाइन ही एक बंदा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है अंडर मैटर को, उसका कोई लाइसेंस नहीं है, कहाँ से ये दवाई? ये कई सवाल उठते हैं, ये मरीजों के हक की बात है। ऐसी है, लेकिन वहाँ पे ये था कि हर मरीज़ की अपनी प्राइवेसी थी, वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन भी थी, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अभी चंद मिनट पहले हमसे जो वो अद्वियात इसी शख्स से ख़रीदी थी, वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, उन्हें उर्दू आती नहीं थी,
रेहान चूँकि वो पश्तो जानता है तो उन्होंने उससे पश्तो में बात भी की, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कैमरे पे नहीं आना चाह रहे। तो हमने जो बहरहाल हमारे पास नुस्खा था, हमने वो जाके जो है AMS साहब को भी दिया। ड्रग इंस्पेक्टर हम वहाँ पे 2 घंटे रहे, वो नहीं आए। हमें जब वहाँ से निकल आए, हमें को घंटे डेढ़ बाद कॉल आई कि जी मैं वहाँ पे पहुँच गया और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। और जो कार्रवाई की वो आप देखें कि तीसरे दिन वो निकल गया वहाँ से। जो कंपनी ये कह रही है कि ये हमारा मुलाजिम नहीं है, लेकिन वो ये बता रही है कि वो निकल के फौरी तौर पे हमारे पास आया, उसने हमें पूरा प्रोग्राम बताया। मतलब कि कंपनी का जो भी नुमाइंदा हमसे रब्ता कर रहा था उसको पूरा पता था कि वसीम फ्रैंक ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या बात की। वो बार बार बजिद थे कि फलां डॉक्टर का नाम ना चलाएं, फलां डॉक्टर का नाम ना चलाएं। अब कौन कौन से आपने इन्वेस्टिगेशन जो की है, आप क्या समझते हैं किस किस डॉक्टर ने ये लिख कर दिया, कौन डॉक्टर? सर देखें कि वहाँ पे तो अभी जो एक पेशेंट आ रहा है ना, वो डॉक्टर को जानता है कि कौन सा डॉक्टर उसको कौन सी अद्वियात लिख के दे रहा है। देखिए हमारा तो डॉक्टर के ऊपर इतना एतबार होता है और फार्मेसिस्ट के ऊपर इतना एतबार होता है। कौन सा डॉक्टर है? नहीं, मरीज तो जो पहली बार आया है, दूसरी बार आया, उसे क्या लगता है कि डॉक्टर फरूक बैठे हुए हैं, डॉक्टर उमर बैठे हुए हैं, डॉक्टर कोई भी बैठे हुए हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। बात तो कन्फर्म है कि जना अस्पताल के डॉक्टर्स ही लिख के देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब AMS साहब के पास हम ये मामला लेके गए, वो सारा प्रोग्राम हुआ, AMS साहब वहाँ से निकले तो वो हमारा प्रोग्राम पहले भी देखते थे, तो उन्होंने बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा यार मैं अली भाई जानता हूँ कि यहाँ का अमला मुलव्वस हुए बगैर ये काम नहीं हो सकता। और वहाँ पे बाकायदा तौर पे इन्हें वहाँ पे गार्ड जानते हैं, इन्हें वहाँ पे डॉक्टर्स जानते हैं, वहाँ का अमला उस पेशेंट को गाइड करता है कि उस बंदे से जाके कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं है? MS को आपने ये बताया? सर MS साहब को बताया, उन्होंने कहा जाके इसको AMS के हवाले कर दें। AMS ने कहा कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कर देता हूँ। कार्रवाई उतनी की वो 3 दिन बाद सेटलमेंट ने कार्रवाई करनी है। वो बता रहा है कि वो ये बता रहा है कि मैं 25 साल से कर रहा हूँ, और उसको ये भी पता था कि फलां बंदे का जो है वो दाखिला जना में जो है वो बैन हुआ है, और वजह यही थी कि वो अंदर आके जो है सब स्टैंडर्ड जो है अद्वियात बेचता था, और इसको भी पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा 2-3 दिन की कार्रवाई के बाद। इब्न अली अशरफ साहब, कोई डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई? ज़ाहिर है नुस्खा तो डॉक्टर लिख के देते हैं ना, तो इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया। बिल्कुल मियां साहब, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई इसलिए इसकी नहीं हो सकती। देखिए इब्तदाई तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी के उस बंदे के खिलाफ जो गुज़िश्ता 9 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, और उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसके पास ये ठेका है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें डॉक्टर आप देखें ना, ये तो दवाई कैंसर की वो दवाई है ना जो कि बाहर से आती है। आप अंदर वाले कैंसर के मरीजों की अद्वियात की बात कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं कि जो बाहर से लोग लेकर आते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो स्मगलशुदा दवाई है। मियां साहब मैं वही बात करने लगा हूं, जो बाहर से अद्वियात आती हैं, बाहर से जो स्मगल्ड अद्वियात आती हैं, उनका तो दाखिला पाकिस्तान में वैसे ही बैन होना चाहिए। ठीक है जी, बैन है। हाँ, ड्रैप है। इस हवाले से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि इन लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए बनी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, जब डॉक्टर एक दवाई लिख के देता है कि आपने डिस्प्रिन लेनी है, जब डिस्प्रिन अस्पताल में मौजूद है तो बाहर से तो नहीं मंगवाई जाएगी। जब डिस्प्रिन अस्पताल में मौजूद ही नहीं है और डॉक्टर को ये बताया गया है कि यहाँ पर 1 साल की डिस्प्रिन मंगवा ली गई है, तो डॉक्टर तो लिख के देगा। इसका मतलब जो सरकारी अद्वियात है वो फिर चोरी होती हैं। सरकारी अद्वियात बिलखसूस कैंसर की अद्वियात सरकारी अस्पतालों तक मियां साहब पहुंच ही नहीं पाती, और फेक मरीज बनते हैं, जाली सारा काम होता है। जाली एंट्रियां डाल के रजिस्टर्ड और खातों के मुंह भरे जाते हैं, और वो मुंह भर के जो है वो हुकूमत को बता दिया जाता है कि जी हमने इस साल में जो है तकरीबन 16 करोड़ की, 20 करोड़ की, 25 करोड़ की, जितने का भी टेंडर है हमने दवाई फराहम कर दी है। वो जाली पर्चियां लगा दी जाती हैं, उसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, उसका जो है वो किसी किस्म का ऑडिट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 मियां साहब यहाँ पर बात यह है कि इन लोगों को शय कौन देता है? इन लोगों को ये जो स्पूरियस मेडिसिन बेचने वाले हैं, इनको शय दी जाती है वजारत जो हमारी सेहत है, प्राइमरी सेकेंडरी। 20 दफा जो है वो ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैंसर की अद्वियात, शुगर की अद्वियात और वो अद्वियात जो कि स्मगल्ड अद्वियात हैं और पाकिस्तान में बैन हैं, उनको जो है वो पकड़ा है। लेकिन कैंसर की अद्वियात फराहम करने वालों का मार्जिन ही इतना है, पैसे ही इतने हैं कि वो तमाम ऊपर से नीचे तक तमाम अमले को खरीद लेते हैं। आप बात कर रहे हैं MS और प्रिंसिपल के एक्शन लेने की, मैं आपको गारंटी देता हूं उनको इस बात का पता है कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर लोग आते हैं, इस तरह की अद्वियात फरोख्त करते हैं और भारी कमीशन लेते हैं। जब डॉक्टर्स को महीने बाद जो है वो उनसे कमीशन की जब बात तय होती है, कुछ डॉक्टर इन्वॉल्व भी होंगे। अब मैंने वो प्रोग्राम देखा जो अली हमजा साहब ने इसमें रेड की, तो आपको पता है कि वो जना अस्पताल की कैंसर की जो HOD है उनका नाम तक उनको पता था, उस बंदे को, उसके दीगर डॉक्टर्स का नाम पता था, और उसने बबांगे दोहल कहा कि आपकी हिम्मत है, आप ये नाम चला सकेंगे। तो अली हमजा साहब ने ये नाम चलाया जुर्रत करके। मैं कहता हूं कि उन डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन एजेंट्स को जानते हैं, इन गैर रजिस्टर्ड लोगों को जानते हैं, जो अद्वियात की फराहमी करने के लिए जना अस्पताल तक आते हैं
और सरेआम मौत बेचते हैं। इसके लिए एक पूरी रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटीज मौजूद हैं, लेकिन जो है वो पर्चा इस कदर हल्का, इस कदर नाकस के 3 दिन में जमानत हो जाती है उस बंदे की जो कि सरेआम मौत में बांटता फिर रहा है, जो सरेआम मौत देता फिर रहा है लोगों को, तो उसकी 3 दिन में जमानत होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तमाम लोग उस बंदे के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। नूर मार साहब, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो ये अद्वियात खरीदते हैं? क्या उनके लिए ठीक है ये अद्वियात मियारी अद्वियात हैं? क्या ऐसे मरीजों को इस तरह की अद्वियात खरीद कर खानी चाहिए? उतना दवाइयाँ बाकी असल चीज जो मिस हो रही है ना। जी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक तरीके से, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। अली हमजा साहब, इसका मतलब है कि मामला अभी यूं का तूं है, बिल्कुल ऐसी है और हम इस मामले के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सर हम इंशाल्लाह इस पे दोबारा हल्का फुल्का पर्चा हुआ, मुकदमा हुआ, जमानत करा ली और सर वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और जिस टाइम हम इस शख्स को AMS के ऑफिस लेके जा रहे थे तो इस तरह के मज़ीद रंगबाज भी आए और वो उसको आगे बाकायदा तौर पे जो है वो शह दे रहे थे कि कुछ नहीं होता, बल्कि वो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है अगर एक बंदा जो है अदवायात बेच रहा है। भाई हमें ये तकलीफ़ थी कि हम डॉक्टर और फार्मासिस्ट पे इतना एतवार करते हैं कि अगर वो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन दे के फ़नाइल की गोली भी दे देगा हम आंखें बंद करके खा जाएंगे, और अगर इनवॉइस ही नहीं है तो पता कैसे लगेगा कि किससे ली है। अब जिस अफजल साहब से बात की उसने कहा कि भाई जो इनवॉइस मांगता है उसको देते हैं, और भाई तुमने हर दवाई के साथ आपने इनवॉइस देनी है और फिर खुद तुम बता रहे हो कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है कि आप हॉस्पिटल में आके दवाइयाँ जो है वो पेशेंट को दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि वो फार्मेसिस्ट को दवाइयाँ सप्लाई करेगा, फार्मेसिस्ट का काम है कि वो आगे पेशेंट को देगा। और मेरी बात सुने कि एक मैट्रिक पास शख्स जो है वो 4 दीवारी के अंदर आके अदवायात बेच रहा है, जो पेशेंट या पेशेंट के साथ लाहिकी ना है, क्या वो चल के बाहर तक नहीं जा सकते? वो फार्मेसी जा सकते हैं। जब उसको अंदर से बताया जाएगा कि नहीं आपने वो फलां बंदे से जाके लेना है, तभी वो जाके फलां बंदे से लेगा, वरना वो नहीं लेगा। मामला तय है, बिल्कुल ऐसे और तय किए जाते हैं। और फिर जो है सारा, मैं कह रहा हूं कि वो शख्स जिसको एक डॉक्टर ने और एक दूसरे को जानते हैं और ये सारा उनको पता है कि उसको कहना है, सबको वो मेडिसिन आपको फराहम कर देगा, मरीज को डॉक्टर की जाने से बता दिया जाता होगा। मियां साहब मेरी बात सुने, कोई भी शख्स जाता है उसको डॉक्टर कोई भी अदवायात लिख के देता है, वो क्यों किसी रैंडम बंदे से जाके कहेगा कि मुझे अदवायात चाहिए? जाएगा ना वो शख्स, उसको जब तक बाहर नहीं जाएगा वो तब तक उससे जाके वो अदवायात नहीं लेगा। और ये लोग जो वहां पे खड़े होकर अदवायात बेच रहे हैं, इनका पूरा इनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि हर शख्स को जानते हैं, और उसकी जो चेहरे पे स्माइल थी ना, वो कह रहे थे यार आपसे जो होता है आप कर ले। बिल्कुल ठीक है। नूर मार साहब से दोबारा रब्ता हुआ है। जी नूर मार साहब, सिर्फ एक बात आपसे पूछनी है मरीजों की अवेयरनेस के लिए, क्या मरीज इस तरह की अद्वियात खरीद कर खाएं? जी बिल्कुल ना खाएं। मरीजों को भी चाहिए कि मुस्तनद कंपनी की मुस्तनद फार्मेसी से दवाई लेके लें, और चोर और जो चोरी की दवाइयाँ कभी ना लें और इलीगल दवाइयाँ कभी ना लें। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जनाब प्रिंसिपल साहिबा जो है या MS साहब है, उनके खिलाफ क्यों नहीं केस किया गया? उनकी अम्ब्रेला, सरकारी अम्ब्रेला के अंडर जो है एक जाली अनरजिस्टर्ड और स्मगलिंग की चीजें बिक रही हैं, तो ये जो वो भी इसमें शरीक जुर्म है। जब एक सरकारी प्रेमिसेस में सरकारी डॉक्टर, वो जो उनपे तो सरकारी डॉक्टरों को तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उनके छापे मारने चाहिए, पुलिस केस बनता है ये कि अनरजिस्टर्ड दवाई बेचना जो है वो काबिल जुर्म है। FIR अभी तक वो डॉक्टर जो है जिनकी कच्ची पर्चियां हैं या पक्की पर्चियां हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब क्या कर रहे हैं? क्या इसका मतलब वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो है अपने सरकारी डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने सरकारी डाकुओं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? वहां पे जो फार्मासिस्ट है उसको भी इसका सजा का हिस्सा होना चाहिए कि भाई उस एरिया में अनरजिस्टर्ड दवाइयां बिक रही हैं तो डॉक्टर लिख रहे हैं उस नेक्सस में, वो क्यों ऐसे खामोश है? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत बड़ा एक गैंग है। गैंग की आप लोगों की शाबाश है कि आप लोगों ने एक कोशिश की है। ये गैंग जो है, ये धंधा जो है हर अस्पताल में चल रहा है और इसमें जो है मरीज ही लुट रहा है। तो मरीजों को दो समझदारी तो चलो समझ आती है कि जो डॉक्टर डाकू साहब जो है वो जो लिख के देते हैं ना नुस्खे पे या कच्ची पर्ची पे, उस बेचारे ने तो लेनी है, क्योंकि वो मजबूर है। मरीज बेचारे को इतना कसूरवार नहीं कह सकते। भाई उसको जो डॉक्टर कहेगा कि फलाने तो ले, फलाना आ रहे हो तो ले, भाई वो जो काले हुए हैं वो मोबाइल सारे जो है वो इन्वेस्टिगेशन हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए? वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिसको जाली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका लाइसेंस भी है कि नहीं है, उस पे उसको सीज क्यों नहीं किया गया? उसको सील क्यों नहीं किया गया?
और जिस एरिया में, जिस वार्ड में बिल्कुल ठीक है ये जी, हुआ बिल्कुल है, बड़े सवाल उठा दिया आपने नूरमा साहब, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर फॉलोअप प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे, तहकीकात मजीद करेंगे। एक बड़ा सवालिया निशान, बल्कि कई सवाल उठते हैं इंतज़ामिया के ऊपर जनाब, अस्पताल की इंतज़ामिया, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया, जब मामला उनके सामने रख दिया, बंदा पकड़ दिया है, बंदा पकड़ कर भी उनको दे दिया कि जिसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई, इन अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं चेक किया गया ये कौन है, कैसे है, या ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा? क्या इंतज़ामिया इसको एक जुर्म नहीं समझती? देखिए हमने अपना काम पूरा किया, अब आपका काम है जो आपने करना है। देखते हैं, बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद फॉलोअप शो करेंगे, इस मामले को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।